हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रितेश। जावा कोर्स के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये हमारा 5th वीडियो है जावा कोर्स में और ये वीडियो कंटिन्यू हो रहा है पुराने पार्ट से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जावा का ओवरव्यू लिया था और सबसे इम्पॉर्टेंट हमने उप्स कंसेप्ट्स को समझा था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नए ज़माने का तरीका है और अगर आप फ्रेशर हो या फिर अगर आप एक्सपीरियंस वाले बंदे हो तो भी आपको उप्स कंसेप्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कि हम कैसे इस कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं वन बाय वन। आपको यहाँ पे 5 टॉपिक्स के बारे में पता चल रहा होगा जिनके बारे में हमने अभी तक बात कर ली है। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें अपने लैपटॉप पे कुछ टूल्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। हम कभी भी टेक्स्ट एडिटर में कोड नहीं लिखते और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अपने लैपटॉप में टूल्स इंस्टॉल करेंगे ताकि आगे जाके आप अच्छे से कोडिंग कर सको। बिना वो टूल्स इंस्टॉल करे आप कोडिंग नहीं कर पाओगे। और कमाल की बात तो ये है कि ये सारे के सारे टूल्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम जावा लैंग्वेज को यूज़ करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए तो हमें प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है और रन करना पड़ता है। प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए और रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं हमें वो खुद नहीं लिखने पड़ते। हम थोड़ी ना वो सॉफ्टवेयर बैठ के बनाएंगे। हमें ये सारे के सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं और इसको बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। ओरेकल जावा को ओन करता है तो ओरेकल ने हमें ये सारे टूल्स प्रोवाइड करा रखे हैं जिसको यूज़ करके हम जावा में डेवलपमेंट करते हैं। ओरेकल ने जावा डेवलपमेंट किट हमें बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करा रखी है। ओरेकल को बहुत बहुत थैंक यू। जावा डेवलपमेंट किट के अंदर हमारे पास जावा कंपाइलर होता है जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। हमारे पास यहाँ पे जावा रन टाइम एनवायरनमेंट भी होता है जो हमारे जावा प्रोग्राम्स को रन करता है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे ये सारे टूल्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ जेडीके इंस्टॉल करना है। आप गूगल पे जाओ और गूगल पे सर्च करो जावा डेवलपमेंट किट और जेडीके फॉर शॉर्ट। गूगल भी काफ़ी समझदार है। अगर आप जेडीके टाइप करोगे तो भी वो आपको लिंक्स दे देगा जावा डाउनलोड करने के लिए। जो हमारे को यहाँ पे सबसे पहला लिंक मिलता है वो ओरेकल का है। हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे जावा के डाउनलोड पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल वर्जन्स दिख रहे होंगे जावा के। तो अब ये मल्टीपल वर्जन्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको कहा था जावा 1995 में रिलीज हुई थी। तो 1995 के बाद जावा के अंदर बहुत सारे चेंजेस करे गए, बहुत सारे फिक्सेस होते हैं, फीचर्स को ऐड किया जाता है। तो ऐसे हर साल ओरेकल अलग अलग वर्जन्स को रिलीज करता है। अभी यहाँ पे हमारे पास जावा 22, 21, 17 ऐसे करके 3-4 वर्जन्स दिख रहे होंगे। तो हमें यहाँ पे कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है? हमें यहाँ पे एक ऐसा वर्जन इंस्टॉल करना है जो कि ओरेकल लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट करे। इसको बोलते हैं LTS वर्जन। LTS मतलब कि लॉन्ग टर्म सपोर्टेड वर्जन। तो यहाँ पे जो जावा 22 है वो लॉन्ग टर्म सपोर्टेड वर्जन नहीं है। जावा 22 को सिर्फ सितंबर 2024 तक ही सपोर्ट किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो LTS वर्जन मिलेगा सबसे लेटेस्ट वो मिलेगा जावा 21। जावा 21 का जो यहाँ पे सपोर्ट है वो है सितंबर 26 तक। तो अभी चल रहा है 24, तो अगले 2.5 साल तक आपको जावा का सपोर्ट मिलेगा वहाँ पे। अब यहाँ पे सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको कोड करने में हेल्प किया जाएगा। नहीं, सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर जावा के अंदर कोई भी बग आता है तो वो बग को फिक्स किया जाएगा। ये ओरेकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी बग ना आए। इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस जो होती हैं सारी की सारी जावा पे चलती है। तो अगर कोई इशू आता है जावा के अंदर तो ओरेकल की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो उन बग को फिक्स करे। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल इंस्टॉलर्स दिख रहे होंगे। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग इंस्टॉलर्स हैं। आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे इंस्टॉलर को चूज़ करना है और डाउनलोड करना है। मेरे पास यहाँ पे फिलहाल मैक है तो मैं मैक के हिसाब से जावा को डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद फाइल को आप ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टेप्स दिखेंगे। एक एक करके आप इंस्टॉलेशन स्टेप्स को फॉलो करते जाओ और आपका यहाँ पे जावा इंस्टॉल हो जाएगा। अब जावा इंस्टॉल होने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में जावा इंस्टॉल हो गया है और हम कैसे जावा के टूल्स को यूज़ करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनल या फिर शेल। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम अलग अलग कमांड्स को रन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल को ओपन करने के बाद वो कुछ इस टाइप से दिखता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइप करना है जावा स्पेस -वर्जन। जब आप इस कमांड को टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे इस टाइप का कुछ आउटपुट दिखना चाहिए। अगर आपको इस टाइप का आउटपुट नहीं दिख रहा है और अगर आपको यहाँ पे कोई एरर आ रही है, जैसे कि इस टाइप की एरर आ रही है कमांड नॉट फाउंड टाइप की, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका जावा तो इंस्टॉल हो गया है बट जो जावा के अंदर कमांड्स होती हैं वो आपके पाथ वेरिएबल में ऐड नहीं है। अब पाथ वेरिएबल क्या होता है?
जो हमारा टर्मिनल होता है ना, टर्मिनल के अंदर हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पाथ वेरिएबल को चेक करूँ अपने लैपटॉप के अंदर, तो मैं इसको echo $path कमांड यूज करके चेक कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इस कमांड को टाइप करूंगा, मेरे को यहाँ पे पाथ वेरिएबल की वैल्यू दिख जाएगी। ये जो वैल्यू होती है ना, ये अलग अलग डायरेक्टरीज होती हैं। वन डायरेक्टरी, उसके बाद सेमीकोलन होता है, फिर सेकंड डायरेक्टरी एंड थर्ड डायरेक्टरी एंड सो ऑन। तो इन डायरेक्टरीज के अंदर आपको जितनी भी कमांड्स अवेलेबल होती हैं, वो सारी की सारी कमांड्स आपको टर्मिनल में अवेलेबल है। और ये जो कंसेप्ट है पाथ वेरिएबल का, ये सिर्फ जावा पे अप्लाई नहीं होता है, ये बाकी सारी कमांड्स पे भी अप्लाई होता है। आप टर्मिनल के अंदर जो भी कमांड टाइप करते हो, जैसे कि ls, क्लियर, ये जितनी भी कमांड्स हैं, ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल कराता है। और ये कमांड्स का जो पाथ है वो हमने पाथ वेरिएबल में पहले से ऐड करा होता है। तो अगर आपको जावा कमांड नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो जावा की बाइनरीज हैं वो आपके पाथ वेरिएबल में ऐड नहीं है। तो जहाँ पे आप लोगों ने जावा को इंस्टॉल करा है, आप उस डायरेक्टरी को एक बार ओपन करो। डायरेक्टरी को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे हमें जो फोल्डर काम का है वो है बिन डायरेक्टरी। बिन डायरेक्टरी को अगर मैं ओपन करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे इतनी सारी बाइनरीज मिलेंगी। बाइनरीज मतलब कि ये कमांड्स हैं, ये ऑलरेडी प्रोग्राम है जो हमें अवेलेबल है। ये मशीन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होते हैं, इनको हम डायरेक्टली मशीन पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक दो वीडियो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जावा प्रोग्राम होता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं और उसको एक ही बार कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रन होता है। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपने यहाँ पे जावा को डाउनलोड करा है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ये बाइनरीज होती हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे मैक है, तो ये जो बाइनरीज अवेलेबल हैं ये मैक के लिए हैं। अगर आपके पास विंडोज है तो विंडोज के हिसाब से यहाँ पे आपको बाइनरीज मिलेंगी। नाम आपका सेम होता है, जो भी बाइनरीज का नाम यहाँ पे दिख रहा है आपको भी वही नाम आपके बिन डायरेक्टरी में मिलना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बिन डायरेक्टरी के पाथ को अपने पाथ वेरिएबल में ऐड करना है। इसको कैसे करेंगे, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कमांड को यूज करो। एक्सपोर्ट पाथ इक्वल टू जो भी आपकी बिन डायरेक्टरी है वो कॉलन और वापस से $path। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा पाथ वेरिएबल है उसकी वैल्यू ये वाली सेट कर दी जाए। ये जो नई वैल्यू सेट हो रही है ये कौन सी वैल्यू है, इसमें जो पुराना पाथ वेरिएबल है वो एज इज आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे $path यूज कर रखा है और उसके पहले मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर ऐड कर दिया। जैसे ही मैं ये पाथ वेरिएबल सेट करूंगा और वापस से मैं पाथ वेरिएबल की वैल्यू चेक करूंगा, यहाँ पे आपको ये जो नया पाथ है ये आपको सबसे पहले दिखना चाहिए। अब अगर मैं फिर से जावा स्पेस हाइफन वर्जन टाइप करता हूं तो मेरे को यहाँ पे फिर से जावा का इस टाइप का आउटपुट दिखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मेरे पास करंटली जावा ये वाला वर्जन इंस्टॉल्ड है और उसके आगे दो चार चीज़ें और इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमें दिखाते हैं। अगर आपको अभी भी एरर आ रही है कमांड नॉट फाउंड, तो मतलब कुछ गड़बड़ है आपके सिस्टम में, या तो आपने बाइनरीज को सही से ऐड नहीं किया है या फिर कुछ और गड़बड़ है। अगर ऐसा कुछ है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, आपकी एरर को पक्का सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो जावा है, जावा एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। जब हम जावा प्रोग्राम को रन करते हैं तो जावा कमांड देने के बाद ही हम प्रोग्राम को रन करते हैं, लेकिन हमें प्रोग्राम को कंपाइल भी करना पड़ता है। प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम यहाँ पे जावा सी कमांड को यूज़ करते हैं। जावा सी मतलब कि जावा कंपाइलर। तो मैं यहाँ पे जावा कंपाइलर का भी वर्जन चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। जावा सी स्पेस हाइफन वर्जन टाइप करूंगा तो मेरे को यहाँ पे जावा कंपाइलर का वर्जन अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे JDK को इंस्टॉल कर लिया और JDK को अपने लैपटॉप में कॉन्फ़िगर कर दिया अच्छे से। अब इसके आगे बढ़ते हैं और हमको यहाँ पे जर्नली 3 टर्म सुनने को मिलते हैं, JDK, JRE और JVM। तो अब ये 3 टर्म्स का मतलब क्या है और तीनों में फ़र्क क्या होता है, एक बार इसको समझ लेते हैं। JDK की फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट। ये आपकी पूरी की पूरी किट है जिसके अंदर आपको टूल्स मिलते हैं जावा में डेवलपमेंट करने के लिए और जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए। इसके अंदर आपके पास कंपाइलर होता है कंपाइल करने के लिए, जावा एक कमांड होती है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जो आपके प्रोग्राम को रन करता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे और भी टूल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अगर आपको मेमोरी डंप लेना है, थ्रेड मैनेजमेंट करना है, तो वो सारे के सारे टूल्स आपको जावा डेवलपमेंट किट में मिलते हैं। इसके बाद आता है आपका JRE की फुल फॉर्म होती है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये सिर्फ रन टाइम एनवायरनमेंट है जावा के लिए। अब रन टाइम एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ, रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब कि आप JRE को यूज़ करके जावा के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो।
आप वहाँ पे जावा डेवलपमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ रन कर सकते हो। अब डेवलपमेंट नहीं कर सकते इसका मतलब शायद ये है कि वहाँ पे आपको कंपाइलर अवेलेबल नहीं होता। हम तो प्रोग्रामर्स हैं तो हम तो हमेशा ही जावा डेवलपमेंट किट को ही इंस्टॉल करते हैं, बट जैसे जो हमारी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पे हमें JRE को इंस्टॉल करना पड़ता है, सिर्फ JRE को। जावा डेवलपमेंट किट की साइज़ आपके पास ज़्यादा होती है, MB में ज़्यादा साइज़ होती है, JRE की साइज़ आपके पास कम होती है। आप ये चाहोगे कि जो आपका कोड प्रोडक्शन पे जा रहा है वहाँ पे आपको बहुत कम साइज़ यूज़ हो। जितना कम साइज़ यूज़ होगा आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, उतना आपका प्रोग्राम बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। तो जावा रन टाइम में सिर्फ रन कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है JVM। JVM की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन। अब ये चीज़ क्या है? सारे मुद्दे की बात तो JVM ही है यहाँ पे। ये एक लॉजिकल कंपोनेंट है, जैसे कि JRE जो है वहाँ पे आपको एक कमांड मिलती है, वो एक प्रोग्राम है। ये जो कमांड होती है ये होती है जावा। जब आप जावा कमांड को यूज़ करते हो तो आपका JRE स्टार्ट हो जाता है। JRE अंदर जाके एक जावा वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करता है। ये अलग से एक लॉजिकल कंपोनेंट है जो कि आपके प्रोग्राम्स को एज ए इनपुट लेता है और उसको रन करता है आपके सिस्टम पे। यहाँ पे JVM के अंदर जो इनपुट आता है वो आता है आपका बाइट कोड, और जब वो रन करता है तो वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके प्रोसेसर पे प्रोग्राम्स को रन करता है। प्रोग्राम को रन करने के अलावा JVM यहाँ पे और भी बहुत सारे काम करता है। बहुत ही खतरनाक चीज़ है और बहुत ही बेनिफिशियल है प्रोग्रामर्स के लिए। जैसे कि JVM आपका मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है। जब हम जावा में कोड लिखते हैं तो वहाँ पे हमें क्लासेस बनानी पड़ती है और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो जब क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं तो ऑब्जेक्ट्स को कुछ मेमोरी एलोकेट करना पड़ता है। अगर जो बंदे C++ में कोड लिख रहे होंगे तो वो लोग यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, वहाँ पे आपको मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन खुद से करना पड़ता था। लेकिन जावा में हमें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। जावा जो है ये अपने आप ही मेमोरी को मैनेज करता है। अगर मेरे ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं तो वो अपने आप एलोकेट कर देगा, और उसके अलावा अगर मेरे ऑब्जेक्ट्स का कोई यूज़ नहीं रहा तो वो मेमोरी को क्लीन अप भी कर देगा। तो ये काम होता है आपका गार्बेज कलेक्टर का। JVM के अंदर एक टूल है, मतलब एक कंपोनेंट है गार्बेज कलेक्टर, जो आपके मेमोरी को मैनेज करता है और आपके मेमोरी को क्लीन अप भी करता है। इसके अलावा JVM के अंदर होते हैं थ्रेड मैनेजमेंट। अब थ्रेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक सिंगल चेन ऑफ एग्जीक्यूशन होती है। अगर आपको इसको और कल्पना करनी है तो आप इसको एक धागे की तरह कल्पना करो। धागे में हर एक पीस आपका एक कोड की लाइन है और मतलब कुछ चलता है यहाँ पे। जब हमारा कोड चलता है तो आप इस तरीके से कल्पना करो कि कोई एक बंदा है या कोई भी एक लॉजिकल चीज़ है, वो वन बाय वन करके आपके थ्रेड के अंदर जितना भी कोड होता है उसको रन करता है। आप यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स को स्टार्ट कर सकते हो। एक थ्रेड के अंदर आप दूसरा थ्रेड चला सकते हो, थ्रेड को ज्वाइन कर सकते हो, थ्रेड को आप सुला सकते हो, जगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप थ्रेड्स के साथ। बहुत कुछ कर सकते हो आप थ्रेड्स के साथ। तो इट्स लाइक कि यहाँ पे ना आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कि ये किस तरीके से पिक्चर बन जाती है। एक सिंगल थ्रेड आ गया, उससे आपने अलग थ्रेड निकाल दिया, वापस से उसको वापस उस पुराने वाले थ्रेड में ज्वाइन कर दिया। ये सारा का सारा काम आपका JVM हैंडल करता है, थ्रेड मैनेजमेंट। हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें बस इतना बताना होता है कि ये वाला कोड को आप एक थ्रेड में चलाओ, ये वाले कोड को आप दूसरे थ्रेड में चलाओ। ऑपरेटिंग सिस्टम पे थ्रेड को स्टार्ट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्रेड की स्टेट को मैनेज करना, ये सारा काम होता है JVM का। आने वाले वीडियोस में पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है थ्रेड्स के ऊपर। थ्रेड जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग करने के लिए। हम जब कोड लिखते हैं तो आज के जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो मल्टी थ्रेडेड होते हैं। आप उसके अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो आगे जाके हम थ्रेड्स को डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा JVM आपकी जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन को भी इंप्लीमेंट करता है। अब जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन क्या है? जिस भी बंदे ने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी, जैसे कि जेम्स गॉसलिंग, तो उन्होंने पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग को फॉर्मली डिफाइन करा था। हर एक चीज को उन्होंने समझाया था कि ये ऐसे क्यों करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, फलाना ढिमाका। उसके बाद जावा के अंदर जितने भी अपडेट्स आए हैं वो सारे के सारे अपडेट्स को लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में इंकॉर्पोरेट करा गया। तो ये एक PDF होती है जिसमें शब्दों में बताया जाता है कि किस तरीके से JVM काम करेगा। तो JVM उसको इंप्लीमेंट करता है। हमें इसके बारे में, हमें इस PDF को पढ़ने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि JVM इतने सारे काम करता है।
मुझे उम्मीद है कि आपको इन तीनों टर्म्स के बारे में पता चल गया होगा, तीनों में डिफरेंस क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इनको लेके कोई भी डाउट हो तो एज यूजुअल आप कमेंट कर सकते हो। जेडीके को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक टूल और इंस्टॉल करना पड़ता है। पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा था तो उसको टेक्स्ट फाइल में लिखा था। हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो कभी भी टेक्स्ट एडिटर में नहीं लिखते। टेक्स्ट एडिटर में प्रोग्राम लिखना बुरे सपने की तरह होता है। हमें प्रोग्राम लिखने के लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स अवेलेबल हैं। वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिसमें हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। तो इस टूल को बोलते हैं IDE। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जावा के लिए अलग IDEs अवेलेबल हैं, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए अलग IDEs अवेलेबल हैं। जावा के लिए जो सबसे बेस्ट IDE जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ वो है IntelliJ IDEA। मैं पिछले 10 सालों से कोड कर रहा हूँ और मैंने पिछले 10 सालों से IntelliJ IDEA पे ही कोड किया है। ये कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, मुझे यहाँ पे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। मिलते तो बहुत अच्छा होता बट ऐसा है नहीं। IntelliJ IDEA बहुत ही अच्छी है और बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं उसमें जावा को लेके। तो आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करो IntelliJ IDEA डाउनलोड, आपको यहाँ पे JetBrains का लिंक दिखेगा। आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे डाउनलोड्स पेज पे आ जाओगे। हमें IntelliJ IDEA के मल्टीपल वर्जन्स अवेलेबल हैं। एक कम्युनिटी एडिशन होता है जो हमें बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे कम्युनिटी एडिशन को डाउनलोड कर लेते हैं। बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे लिए। आपको अगेन यहाँ पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ही डाउनलोड करना है। अगर आपके पास विंडोज है तो आप विंडोज के हिसाब से डाउनलोड करो, कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके हिसाब से डाउनलोड करो। फिलहाल के लिए मेरे पास मैक है तो मैं मैक के हिसाब से इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लेता हूं। और डाउनलोड करने के बाद अगेन सिंपल स्टेप्स होते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। डबल क्लिक करो फाइल पे, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करते जाओ और आपको यहाँ पे IntelliJ IDEA इंस्टॉल हो जाएगा। अब IntelliJ IDEA को इंस्टॉल करने के बाद एक बार उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद वो कुछ इस टाइप से दिखता है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार शायद IntelliJ IDEA को डाउनलोड कर रहे हो या फिर यूज़ कर रहे हो। तो एक बार हम इस टूल से फैमिलियर हो जाते हैं कि ये टूल के अंदर क्या क्या हमें चीज़ें मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, हमें इस टूल को कैसे यूज़ करना है। तो चलो सिस्टम पे चलते हैं और वहाँ पे जाके एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं और इस टूल से फैमिलियर हो जाते हैं क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं सिस्टम पे। सिस्टम पे आने के बाद मैंने यहाँ पे IntelliJ ओपन कर रखा है। ओपन करने के बाद उसका इंटरफेस इस टाइप का दिखता है। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, या फिर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने सोर्स कोड को कहीं गिट से भी लेके आ सकता हूँ। गिट फिलहाल के लिए हमारे स्कोप से बाहर है। गिट को हम तब समझेंगे जब हम फेज़ 2 में मूव करेंगे और जब हम प्रोग्रामिंग के इकोसिस्टम को समझेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट को जहाँ पे आपको सेव करना है आप वहाँ पे लोकेशन दे दो। आपको यहाँ पे नाम भी देना पड़ेगा प्रोजेक्ट का। मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि आपको यहाँ पे JDK दिख रहा होगा। JDK के अंदर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो वाली JDK दिख रही होगी जो कि आपने इंस्टॉल करी है। हमने अभी 21 इंस्टॉल करा है तो यहाँ पे मेरे को 21 ऑटोमेटिकली चूज़ हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे कौन सा JDK यूज़ करना है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए हम अलग अलग JDK को चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन को ओपन करूँगा तो यहाँ पे मुझे बाकी सारे इंस्टॉल्ड JDKs दिख रहे हैं। जैसे कि बहुत पहले मैंने यहाँ पे JDK 17 को इंस्टॉल किया था तो वो भी मुझे यहाँ दिख रहा है। बट फिलहाल के लिए हमें सिर्फ 21 को यूज़ करना है। उसको यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे एडवांस में जाता हूँ। हमारे काम की नहीं है चीज़ें, सैम्पल कोड हमें जनरेट नहीं करना है और मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देता हूँ। प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और अब हम इस टूल के इंटरफेस को समझते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे को यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिखता है। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो भी फाइल्स होती हैं वो हमें यहाँ पे एज ए ट्री के फॉर्म में दिखती हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक SRC फोल्डर है और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे एक git ignore फाइल है। अब git ignore फाइल का लेना देना होता है गिट से, तो जब हम गिट के बारे में बात करेंगे तब git ignore के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे एक एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का भी कुछ आपको फोल्डर वगैरह कुछ होगा। यहाँ पे एक्सटर्नल लाइब्रेरी मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट के अलावा बाकी जो बाहर का कोड होता है वो हमें एक्सटर्नल लाइब्रेरी में दिखता है। फिलहाल के लिए हमारे प्रोजेक्ट में सिर्फ JDK 21 एज ए एक्सटर्नल लाइब्रेरी है और कुछ भी नहीं है। अब हम JDK को ही यूज़ कर रहे हैं, 21 को ही यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली JDK 21 के अंदर जो भी हमारे को क्लासेस हैं, जो भी हमारे फीचर्स हैं, वो सब हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जावा के अंदर इंटरनली बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल होती हैं। 25-30 साल हो गए हैं जावा को रिलीज़ हुए, तो 25-30 सालों में जितना भी जावा के बंदों ने कोड किया होगा वो सारा का सारा कोड हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं।
उस कोड के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वो सारे के सारे फीचर्स को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेगी, बट फिलहाल के लिए हमें कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करना। उसके बाद आप इंटेलिजे आइडिया की सेटिंग्स को यहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स कर सकते हो। अगर आपको कुछ लाइट मोड करना है, डार्क मोड करना है, जैसे यहाँ पे आप थीम को चेंज कर सकते हो, तो ये मैंने यहाँ पे थीम को चेंज कर लिया, लाइट थीम लगा दी मैंने यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं। इतना ज़्यादा तो मैंने खुद इनको कभी खोल के नहीं देखा है, हमारे को ज़्यादा यूज़ भी नहीं आती है सेटिंग्स। फ़िलहाल मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ना एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसको रन करके देखते हैं कि इंटेलिजे के अंदर हम कैसे कोड को रन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। अब क्लासेस वगैरह के बारे में आपको थोड़ा अगले वीडियो में पता चलेगा, बट आप जस्ट फॉलो करते रहो मेरे को। मैंने यहाँ पे क्लास का नाम दिया मेन। उसके बाद मैं यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बना लेता हूँ। जावा जब हमारे प्रोग्राम को रन करता है तो वो इसी मेथड को कॉल करता है। इसके अंदर मैं एक सिंपल सा कुछ प्रिंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने सिस्टम को यूज़ करा है, ये सिस्टम जावा के इंटरनल क्लास है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना सारा कोड लिखा हुआ है। ये जो भी कोड है ये जावा के बंदों ने लिखा है, और हम इसके अंदर जो भी फीचर्स होते हैं कोड के वो यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर एक फ़ीचर होता है कुछ प्रिंट कराने का, तो मैंने यहाँ पे उसको यूज़ कर रखा है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने के लिए यहाँ पे ऊपर जो रन है आपको वहाँ जाना पड़ेगा। रन में जाने के बाद आप यहाँ पे एक बार कॉन्फ़िगरेशन में जाके एक कॉन्फ़िगर कर लो अपने प्रोजेक्ट को। एप्लीकेशन में जाओ, इसका नाम दे दो हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मेन क्लास को आप चूज़ कर लो मेन, अप्लाई कर दो, ओके। और अब हम इसको रन करते हैं। अब जैसे ही मैं रन करूँगा आपको यहाँ पे आउटपुट दिख गया होगा कि ये आउटपुट आया है, क्योंकि यही चीज़ मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रखी है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और प्रिंट करता हूँ तो वो भी हमें यहाँ पे दिखेगा। अब इंटेलिजे के अंदर एक दो शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे कि जो ये कोड है ये अभी आपको प्रॉपरली फॉर्मेटेड दिख रहा है। एक काम करता हूँ, मैं इसमें कुछ भी ऐसा कुछ कर देता हूँ, कोड को ना अनफॉर्मेट कर देता हूँ मैं। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ, इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ, तो अब ये कोड थोड़ा सा अनफॉर्मेटेड है, अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो हमारा टूल होता है ये अपने आप ही कोड को फॉर्मेट कर देता है। फॉर्मेट करने का शॉर्टकट क्या है, कमांड ऑप्शन एल। ये इसने अपने आप कोड को फॉर्मेट कर दिया। इसके अलावा इसके अंदर एक दो फीचर्स और हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो कमांड शिफ्ट एफ। अगर आपके पास विंडोज़ है तो वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एफ होगा। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट फाइल होती है आपके पास तो आप वहाँ पे कुछ चीज़ों को सर्च कर सकते हो, वैसे ही आप इसमें सर्च कर सकते हो। जहाँ जहाँ पे मैंने हेलो लिखा है वहाँ वहाँ पे दिख जाएगा मेरे को कि कहाँ कहाँ पे मैंने हेलो लिखा हुआ है। अगर आपको कोई क्लास ओपन करनी है तो क्लास ओपन करने का एक शॉर्टकट होता है कमांड शिफ्ट ओ। अगर आपके पास विंडोज़ है तो वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ओ मिलेगा आपको। यहाँ पे आप कोई भी फाइल का नाम सर्च कर सकते हो, जैसे कि मेन है तो ये मेन फाइल का नाम आ गया। क्लासेस को सर्च कर सकते हो, तो मेन एक क्लास है मेरी, वो आ गई यहाँ पे। डायरेक्टली क्लिक करके मैं क्लास पे जा सकता हूँ। अब इसका यूज़ केस तब आता है जब आपके पास बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो आप डायरेक्टली किसी क्लास पे जाना चाहो तो ये शॉर्टकट यूज़ करके आप डायरेक्टली किसी क्लास पे जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टूल का वॉक थ्रू समझ में आया होगा। जो भी हमने इसके बारे में छोटी मोटी चीज़ें समझी हैं, आपको क्लैरिटी मिली होगी इसको कैसे यूज़ करना है। मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस टूल को अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करो, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा इसको ओपन करो, प्ले अराउंड करो, और जितना कोड हमने यहाँ पे लिखा है आप एक बार लिखने का ट्राई करो खुद से, और उसको रन करने का ट्राई करो। यहाँ पे जाके रन करने का ट्राई करो। पहले आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करने के बाद आप उसको रन कर पाओगे। थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ, क्योंकि ये टूल को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे हम इसी टूल को यूज़ करेंगे। ये बेसिकली एक तरीके से टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, हमें कोड लिखने के लिए फीचर्स मिलते हैं। है तो ये सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर ही, फाइल को सर्च करना हो, फाइल को ओपन करना हो, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिलती हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने अपने लैपटॉप पे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट अच्छे से सेटअप कर लिया होगा। जिन टूल्स के बारे में मैंने बात करी है यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर लिए होंगे। अगर इंस्टॉलेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो, और आपको ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ये जो टूल्स है ना, ये पूरी दुनिया यूज़ करती है। ऑनलाइन अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, अगर आप अपनी एरर को कॉपी पेस्ट कर दोगे गूगल पे, तो भी आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो कोडर्स के लिए एक वेबसाइट है जिसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। अगले वीडियो में हम लोग जावा के डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जावा के अंदर कितने डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं, एरेस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो लाइक तो बनता ही है, कर दो लाइक। और कंटेंट को शेयर करो। लाइक से ज़्यादा तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस कंटेंट को शेयर करो। जितने ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुँचेगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। शेयर करो, दबा के शेयर करो, जितना करना है। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको शेयर करना है शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टेक केयर एंड गुड लक टू यू।